ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आज का हमारा दूसरा लेक्चर खालिसतन इम्प्लांटेशन पर है। इस मुख्तसर लेक्चर में आपको सिर्फ मैं इम्प्लांटेशन की बात करूंगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्लीवेज और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की बात की थी। यह आपके सामने डायग्रामेटिक पोजीशन है। यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं ब्लास्टोसिस्ट। याद रखिए कि यह पहला स्टेज 5 दिनों का स्टेज था जो 5th डे में मुकम्मल हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेज 6ठे दिन से शुरू होने जा रहा है। 6 to 12 डे तक ये जारी रहता है। ठीक है, पहली बात। अब सबसे पहले इसकी डिफिनीशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। इम्प्लांटेशन क्या है? ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूरेथ्रस में जब इसकी अटैचमेंट हो जाए, इस एम्ब्रियो का, अब इसको हम एम्ब्रियो कहेंगे, इस एम्ब्रियो का यहां पर अटैचमेंट जब 6 से 12 दिन के दरमियान में हो जाए तो इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यूरेथ्रस की इनर मोस्ट लेयर जिसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम, वहां पर जब ये अटैच हो जाता है तो अब मैं इम्प्लांटेशन की डिफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं। द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रीन कैविटी या इनसाइड द यूरेथ्रस ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। याद रखिए कि प्रेगनेंसी के लिए, गेस्टेशन पीरियड के लिए, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए इम्प्लांटेशन बहुत जरूरी है। अगर ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन नहीं हो गई तो फिर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे नेक्स्ट स्टेप जो इसका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है या गेस्ट्रुलेशन है वो हम मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर? इम्प्लांटेशन से पहले अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन न हो, क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन न हो तो फिर भी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी डियर स्टूडेंट। तो जी 6ठे दिन पे ब्लास्टोसिस्ट आपको ये नजर आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पार्ट को हम कहते हैं पेलोफाइन ट्यूब। ये फिर ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है। इस पेलोफाइन ट्यूब में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद अब ये ट्रेवलिंग शुरू करेगा 6ठे दिन पे। ये ट्रेवलिंग शुरू करते करते यहां तक पहुंच जाएगा। ये फंडस है, फंडस के आसपास ये कहीं पर इम्प्लांट करेगा अपने आप को। अगर फंडस के आसपास यानी यूट्रीन कैविटी के अलावा, यूरेथ्रस के अलावा कहीं पर भी इस ब्लास्टोसिस्ट या इस ब्लास्टूला का इम्प्लांटेशन हो गया तो उस प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये किसी भी वक्त इसकी मिसकैरेज हो सकती है, ये जाया हो सकती है, ये लॉस हो सकती है। ठीक है ना? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है कि जो कि ब्लास्टोसिस्ट की यूट्रीन कैविटी में, यूरेथ्रस में प्रॉपर जगह में ना हो तो हम उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जी शुरू हो गया। अब यहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट पहुंच गया। ठीक है ना? अब जी आप यहां पर देखें, ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रेवलिंग करते करते यहां तक पहुंच गया। अब इसमें क्या है? इसमें आपको ट्रोपोब्लास्ट एलंगेटेड लेयर आपको नजर आएगा। ये आपको एलंगेटेड ट्रोपोब्लास्ट नजर आएगा और यहां पर कुछ गोल गोल
इनर मास सेल जो कि एम्ब्रियोब्लास्ट है, जो 20 से लेकर 30 तक होंगे। याद रखिए कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा किरदार, बल्कि पूरा किरदार ट्रोपोब्लास्ट का है। क्लियर? तो ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में जाने से पहले कुछ केमिकल को खारिज करेगा। इस केमिकल के इखराज से एंडोमेट्रियम लेयर में उसके लिए एक कैविटी बन जाएगी। तब जाकर ब्लास्टोसिस्ट वहां पर अंदर अपने आप को अंदर कर लेगा। याद रखिए कि ब्लास्टोसिस्ट अंदर जाने से पहले ब्लास्टोमेयर के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन है जिसे जोना प्लेस्यूडा कहते हैं, उसकी ब्रेकिंग जरूरी है। वो भी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है ना, जो उसको ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है वो मेम्ब्रेन। यहां पर जाइगोट में पहली क्लीवेज में वो मेम्ब्रेन आई थी, अब यहां पर वो भी खत्म हो गई इम्प्लांटेशन में। यानी ब्रेकडाउन का मतलब है डीजेनरेट, खत्म हो गई। तो जनाबे मन, आपको मैं बताते जाऊं कि एंडोमेट्रियम के अंदर फिर दो लेयर है, सब लेयर है। एक को कहते हैं स्ट्रेटियम बेसिलस और एक को कहते हैं स्ट्रेटियम फंक्शनलिस। ये स्ट्रेटियम फंक्शनलिस में ये इम्प्लांटेशन करेगी, स्ट्रेटियम बेसिलस में नहीं करेगी। पहला काम ट्रोपोब्लास्ट ने क्या किया कि केमिकल को खारिज कर दिया, एंडोमेट्रियम में कैविटी बनी। एंडोमेट्रियम में दूसरा काम जोना प्लेसोडा को ब्रेक डाउन कर दिया। तीसरा काम उसके अंदर चला गया। चौथा काम ट्रोपोब्लास्ट दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं शाइन सीटियोट्रोपोब्लास्ट और एक को कहते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट। ये शाइन सोटियोट्रोपोब्लास्ट जो है वो क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालेगा जिसको कहते हैं विलाई। इसी के साथ एंडोमेट्रियम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसी तरह अटैच होंगे, इसी तरह, ठीक है ना, ये अटैचमेंट हो गई। याद रखिए कि इम्प्लांटेशन के लिए जो हार्मोन रिक्वायर है उसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। अब ये इम्प्लांटेशन तकरीबन ऑलमोस्ट हो गई। तकरीबन आफ्टर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन 7 डेज में इम्प्लांटेशन मुकम्मल हो जाती है। एंडोमेट्रियम उसके ऊपर उसको कवर कर लेती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूरेथ्रस। और इसके अलावा कुछ किताबों में 9 DB लिखे हैं, बहरहाल 6 से लेकर 9 तक दिनों में ये इम्प्लांटेशन हो जाती है। याद रखिए कि इस इम्प्लांटेशन को मेंटेन के लिए एक हार्मोन है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। जब तक ये एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी, इम्प्लांटेशन मजबूत से मजबूत होगी। आपको ये भी बताते जाऊं कि ट्रोपोब्लास्ट का एक फंक्शन तो ये है कि ये केमिकल खारिज कर लेते हैं, जोना प्लेसुडा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये प्लेसेंटा को भी बनाते हैं। चौथा फंक्शन ये है कि ये एक हार्मोन जिसको कहा जाता है HCG, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG, ये हार्मोन ट्रोपोब्लास्ट खारिज कर लेती है। इसका ये फायदा है, आपको पता होने चाहिए कि जब यहां से ओरी से, इस ओरी से जब एग निकल जाता है तो एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर रह जाता है जिसे कहा जाता है कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को LH निकालता है और ये LH दो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को निकालते हैं। ये इसी तरह 14 दिन के बाद कार्पस लूटियम भी डीजेनरेट हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ट्रोपोब्लास्ट ने अल्टरनेटिव बंदोबस्त करके HCG हार्मोन को खारिज करते हैं, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को खारिज करते हैं और इस तरह प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है अप टू 9 मंथ। और एंडोमेट्रियम मजबूत से मजबूत होती जा रही है और ब्लास्टोसिस उसके अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा ये अंदर जाएगी
उतनी ज्यादा फायदा होगा। याद रखिए कि इस सीजी हार्मोन का एक और भी फायदा है कि इसके जरिए आप ये भी मालूम कर सकते हैं, वो खैर अलग बात है, उसको मैं यहां पर डिस्कस नहीं करता। तो ये हमारे साथ क्या है, इम्प्लांटेशन का मुख्तसर आपके लेवल के मुताबिक क्या है स्टडी है। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप मैसेज कर सकते हैं। तीसरा स्टेज अब हमारा क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद अब फिर क्या होगा, एम्ब्रियोब्लास्ट यानी जो इनर मास सेल है, इस सेल ने काम शुरू करना है, ठीक है ना। अब ट्रोपोब्लास्ट का ये काम खत्म हो गया है, अब ये दूसरा इनर मास सेल जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, इसका काम शुरू होगा। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपको बताऊंगा। तो उस वक्त तक इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।